मंत्री वर्चुअली होंगे G20 की बैठक का हिस्सा। अफगानिस्तान को लेकर होगी यह बैठक। बाल विवाह बिल पर सरकार का यू टर्न, बिल को वापस लेने की तैयारी कर रही गहलोत सरकार। बेंगलौर में हुई भारी बारिश से हुई बाढ़ की स्थिति, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पंच में हुए 5 जवान शहीद, देशवासियों का खौला खून। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगा एक और बड़ा झटका, 6 प्रमुख नेताओं समेत कई कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। अफगानिस्तान में हालात को लेकर मंगलवार को होने वाले G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। वर्चुअल माध्यम से होने वाले इस सम्मेलन में तालिबान की ओर से सत्ता का नियंत्रण हासिल करने के बाद युद्धग्रस्त देश में बनी स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श होने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन के एजेंडे में अफगानिस्तान में मानवीय ज़रूरतों को लेकर प्रतिक्रिया, सुरक्षा स्थिति, आतंक के खिलाफ लड़ाई और मानव अधिकार पर विचार विमर्श जैसे प्रमुख मुद्दे शामिल हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, G20 के इटली की अध्यक्षता की ओर से निमंत्रण पर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 12 अक्टूबर को अफगानिस्तान पर वर्चुअल माध्यम से होने वाली G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन का आयोजन इटली कर रहा है, जो G20 का वर्तमान अध्यक्ष है। बता दें, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अफगानिस्तान के हालात पर SCO ASTO आउटरीच शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था। वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर हाल ही में न्यूयॉर्क में अफगानिस्तान पर G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल हुए थे। बाल विवाह के रजिस्ट्रेशन से जुड़े प्रावधान वाले विवादित बिल गहलोत सरकार वापस लेने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिल को वापस लेने के साफ संकेत दिए हैं। बता दें, 17 सितंबर को ही विधानसभा में शादियों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण संशोधन बिल को पारित किया गया था। इसमें बाल विवाह का भी रजिस्ट्रेशन कराने का प्रावधान है। विवाद के बाद इस बिल को फिलहाल राज्यपाल ने रोक दिया था। अब सीएम गहलोत ने इस बिल को राजभवन से वापस मांगने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर हुई वर्चुअल समारोह में कहा, राजस्थान में एक कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि बाल विवाह का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। विधानसभा में विवाह रजिस्ट्रेशन बिल पारित हुआ है। यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। हम विधि विभाग से इसे दिखवा रहे हैं। गवर्नर साहब से निवेदन है कि विवाह रजिस्ट्रेशन वाला बिल सरकार को वापस भेज दें। हम इसे दिखवा लेंगे। हमने पहले भी इस पर कानूनी राय ली है। आगे कानूनी राय अगर विपरीत आई तो हम इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे। गहलोत ने कहा, यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि हर शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि जो कानूनी राय ली जा रही है और आगे भी लेंगे, राजस्थान में किसी कीमत पर बाल विवाह नहीं हो या सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। विवाह का रजिस्ट्रेशन जो है उसका भी एक कानून पास हुआ असेंबली के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश था कि तमाम शादियाँ जो होती है उनका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, जिससे कि बाद में उनके परिवार में कोई बच्चा पैदा हो, कोई बचपन में बाल विवाह किसी का हो गया, बड़े हुए वो लोग, उनके बच्चे पैदा हो गए, उनके प्रॉपर्टी या उनके खानदान में जो लीगेसी है उनके माता पिता की, दादा दादी की, उसमें अड़चन नहीं आए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा शादी किसी की भी हो, उसके बावजूद भी उसका रजिस्टर होना जरूरी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलौर में भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस भारी बारिश के चलते शहर की कई सड़कों जहां जलमग्न हो गई, वहीं केंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में भी घुटनों तक पानी भर गया। इस दौरान विमान यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट के बाहर सड़कों पर इतना पानी जमा हो गया था कि वाहनों का आना जाना मुश्किल हो गया। इस दौरान यात्रियों को यह भी डर लग रहा था कि कहीं उनकी फ़्लाइट न छूट जाए। यात्रियों को ट्रैक्टर लेकर एयरपोर्ट जाते देखा गया। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बेंगलौर में बारिश बंगाल की खाड़ी में एक विकसित कम दबाव प्रणाली के कारण हो रही है। वहीं कर्नाटक के अलावा आज केरल के भी कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से इन शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों और दक्षिण पश्चिम मानसून
पूरी तरह से वापस हो जाए। इसके अलावा अगले 3 दिनों तक गोवा और कोंकाड़ा में भी गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से सोमवार सुबह उस समय बुरी खबर सामने आई जब आतंकियों के साथ चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए। देशवासियों का इस घटना से खून खौल उठा है। जिन 5 जवानों ने बलिदान दिया उनमें एक जेसीओ भी शामिल है। आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने के बाद तड़के सुरनकोट में डीकेजी के नज़दीक एक गांव में अभियान शुरू किया गया था। सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी, जिसके बाद दोनों ओर से गोलीबारी होने लगी। इस दौरान 5 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले जवानों के नाम गज्जन सिंह, वैसाख एच, जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह बहादुर, सर्जन सिंह है। 5 जवानों की शहादत की वजह से पूरा देश गमगीन है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, मनदीप सिंह और सिपाही गज्जन सिंह के शोक को शहादत देते हुए परिवार को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक और बड़ा झटका लगा है। दिल्ली में देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के एक दिन बाद पार्टी के एक प्रांतीय सचिव, 2 जिला अध्यक्ष और जम्मू नगर निगम के 2 पार्षदों समेत 3 दर्जन से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। राणा के कार्यालय के एक सहयोगी ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रांतीय सचिव, 2 जिला अध्यक्ष, 2 नगर निगम पार्षद, 1 ब्लॉक अध्यक्ष और जम्मू जिले के पार्टी के कई जिला और प्रखंड समिति सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया और राणा को अपना समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा देने वाले नेताओं में जम्मू के प्रांतीय सचिव अरशद चौधरी, जम्मू शहरी इकाई के जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह जामवाल, जम्मू ग्रामीण इकाई के जिला अध्यक्ष सोमनाथ खजूरिया, भवाल के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक सिंह और नगर निगम के एच सुच्चा सिंह और अन्य कई लोगों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और एमओएस जितेंद्र सिंह के छोटे भाई देवेंद्र राणा की गिनती नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में होती थी। पार्टी से उनके जाने को नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए झटके के तौर पे देखा जा रहा है। वह तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के राजनीतिक सलाहकार का पद छोड़ने के बाद 2011 से ही नेशनल कॉन्फ्रेंसों के प्रांतीय अध्यक्ष के पद पर काबिज थे। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में जारी कोयला संकट के बीच 4 दिन से भी कम के लिए कोयला स्टॉक वाले षड्यंत्रों की संख्या एक सप्ताह में 64 से बढ़कर 70 हो गई। ये आंकड़े रविवार तक के हैं। इन षड्यंत्रों में कोयला नहीं पहुंचा तो बिजली उत्पादन कभी भी बंद हो सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और कोयला सचिव मंगलवार को मौजूदा हालात से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के समक्ष पेश करेंगे। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के साथ समस्या के निदान पर अहम बैठक की। उल्लेखनीय है कि ऊर्जा मंत्री ने रविवार को देश को आश्वस्त किया था कि विद्युत संयंत्रों की मांग के अनुरूप पर्याप्त कोयला उपलब्ध है और इनमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। गृह मंत्री शाह के साथ नॉर्थ ब्लॉक स्थित कार्यालय में करीब 1 घंटे तक बैठक चली, जिसमें ऊर्जा, कोयला मंत्रालय और एनटीपीसी के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। दरअसल दिल्ली, पंजाब और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने कोयला उपलब्ध कराने के लिए गुहार लगाई थी। हालांकि केंद्र ने स्पष्ट किया था कि कोयला का पर्याप्त भंडार है। इस बीच महाराष्ट्र में कोयले की कमी से बिजली संयंत्रों की 13 उत्पादन इकाई बंद कर दी गई हैं। इस वजह से देश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाली मुंबई में भी बिजली की कमी का संकट हो गया है। वहीं चंद्रपुरा, भूसवाल, नासिक आदि संयंत्रों में भी उत्पादन इकाई बंद है। महाराष्ट्र के बिजली विभाग ने पनबिजली सहित दूसरे स्रोतों से बिजली हासिल करने की तलाश शुरू की है। साथ ही सुबह 6 से 10 बजे और शाम को 6 से 10 बजे तक नागरिकों को संभालकर बिजली उपयोग करने की सलाह दी गई है। राज्य के ऊर्जा सचिव दिनेश वाघमारे ने कहा, कोयले का 1.5 दिन का स्टॉक बचा है। बाकी राज्यों में कटौती के बीच दक्षिण भारत राज्यों में भी उत्पाद घटता जा रहा है। बड़े निवेशकों में शुमार राकेश झुनझुनवाला अगले साल तक देश में नई विमानन कंपनियां शुरू करने जा रहे हैं। आकाशा एयरलाइन नाम से इस कंपनी को नागरिक उड्डयन मंत्रालय से सोमवार को मंजूरी भी मिल गई। जानकारी के अनुसार 4 दिन पहले यानी 6 अक्टूबर को ही झुनझुनवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। मोदी ने सोशल मीडिया पर इस मुलाकात की फ़ोटो भी साझा की थी। आकाशा एयरलाइन ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है
भारतीय एक्सप्रेस की कठिन प्रतियोगिता के बीच आकाशा एयरलाइन ने प्रवेश किया है। हम नए इनोवेशन के साथ आ रहे हैं, यात्रियों को सस्ता टिकट मिलेगा और आरामदायक सफर होगा। बता दें, राकेश झुनझुनवाला शेयर बाजार के बादशाह कहे जाते हैं। वह ऐसे समय में नई एयरलाइन की शुरुआत कर रहे हैं जब ज्यादातर विमानन कंपनियां घाटे में चल रही हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले उन्होंने कई निजी विमानन कंपनियों के बड़े अफसरों के साथ बैठक की है। इसके अलावा वह कई बड़े विशेषज्ञों से राय भी ले चुके हैं। आकाशा एयरलाइन ने यात्रियों को नए अंदाज में सफर कराने का दावा किया है। कंपनी का कहना है कि उनके विमान छोटे से छोटे एयरपोर्ट पर भी आसानी से उतर सकेंगे। साथ ही झुनझुनवाला ने कहा कि वह आकाशा में 40% हिस्सेदारी रखेंगे। इस कंपनी के पास अगले 4 वर्ष में 180 सीटें क्षमता वाले 70 विमान होंगे। कोरोना वायरस महामारी के चलते लगाए गए प्रतिबंधों में राहत मिलने और त्योहारी सीजन की शुरुआत का असर भारतीय रेल की कमाई पर दिख रहा है। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में यात्रियों से रेलवे की कमाई में 113% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं वर्ष 2020-21 के दौरान यात्रियों से होने वाली कमाई लाल निशान पर रह गई थी, क्योंकि महामारी के चलते साल के अधिकतर हिस्से के दौरान इसकी सामान्य सेवाएं बंद रही। वहीं अब तक रेलवे कोरोना वायरस महामारी से पूर्व के समय के मुकाबले चलने वाली ट्रेनों में से 96% को ट्रैक पर ला चुकी है। वर्तमान में रेल विशेष ट्रेनों का संचालन कर रही है और सामान्य सेवाओं को फिर से शुरू करना अभी बाकी है। मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर गौड़ा की ओर से दाखिल की गई आरटीआई के जवाब में रेलवे ने बताया कि यात्री किराए से पहले तिमाही में इसकी कमाई 4,921.11 करोड़ रही। वहीं दूसरी तिमाही में बढ़कर यह 10,513.7 करोड़ रुपए हो गई। वहीं जब देश में कोरोना वायरस के चलते लगाए गए लॉकडाउन में राहत दी गई है, रेलवे केवल विशेष ट्रेनों का संचालन कर रहा है। इसने अपनी सेवाओं की शुरुआत लंबी दूरी की ट्रेन के साथ की थी, लेकिन अब कम दूरी की ट्रेनों को भी थोड़ी से अधिक किराए के साथ विशेष ट्रेन के तौर पर चलाया जा रहा है। इस समय भारतीय रेलवे अपनी 1402 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन सामान्य किराए पे कर रहा है और 323 हॉलिडे स्पेशल ट्रेन सामान्य से थोड़े अधिक किराए पे चला रहा है। जानकारी देते हुए रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कमाई बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही लोग अब व्यापार के साथ आनंद के लिए भी यात्रा करना शुरू कर रहे हैं। महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में जहां यात्रा पर प्रतिबंध लगाए गए थे, वहां अब इन प्रतिबंधों में राहत दी जा रही है। अधिकारी ने कहा कि प्रतिबंधों में राहत मिलने से लोगों के अंदर बाहर निकलने का साहस बढ़ गया है और इसकी वजह से रेल की कमाई में भी बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर लोगों में खौफ का माहौल है। इसी डर के चलते इस केंद्र शासित प्रदेश में अल्पसंख्यक और कश्मीरी पंडित जम्मू शिफ्ट होने लगे हैं। कई लोगों ने सरकार की मनाही के बाद ऑफिस जाना भी बंद कर दिया है। इधर राज्य सरकार भी लोगों से अपील कर रही है कि वह अपना घर न छोड़ें। हालात जल्द सुधार लिए जाएंगे। बता दें, पिछले हफ्ते घाटी में आतंकियों ने 20 से ज़्यादा अल्पसंख्यक परिवार के लोगों की हत्या कर दी है। कुछ दिन पहले आतंकियों ने एक स्कूल पर हमला कर एक कश्मीरी पंडित टीचर और सिख महिला प्रिंसिपल की हत्या कर दी थी। इसके बाद यहाँ रह रहे अल्पसंख्यक कश्मीर छोड़ने को मजबूर हैं। मिली जानकारी के अनुसार करीब 40 से 50 परिवार सोमवार को जम्मू आए हैं। इनमें कई सरकारी कर्मचारी भी हैं। वहीं प्रशासन और पुलिस की सख्ती के बाद भी आतंकी कश्मीर में लगातार घुसपैठ कर रहे हैं। इसके चलते श्रीनगर और उसके आसपास के संवेदनशील इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही कई स्थानों पर चेक पोस्ट बनाकर चेकिंग भी की जा रही है। इधर कुलगांव, बारामुल्ला, अनंतनाग समेत कई इलाकों में सुरक्षा बल के जवान छापेमारी कर आतंकियों के नापाक मंसूबे को नाकाम करने की कोशिश में लगे हैं। स्थानीय राजनीतिक दलों ने कश्मीरी पंडित और सिख समुदाय से कश्मीर न छोड़ने की अपील की है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी रणनीति को धार देनी शुरू कर दी है। इसे लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोमवार को नई दिल्ली में संगठन के पदाधिकारियों और अहम नेताओं के साथ बैठक की। यह बैठक पार्टी के 11 अशोक रोड स्थित दफ्तर में हुई। इसमें केंद्र मंत्री और पार्टी के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश प्रभारी और पूर्व केंद्र मंत्री राधा मोहन सिंह, संगठन सचिव BL संतोष, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन सचिव सुनील बंसल शामिल हुए। बता दें, यह बैठक
हर मतदाता तक पहुंचने के लिए संगठन, उसके कैडर और नेताओं को शामिल करने के लिए रणनीति और कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने के लिए बुलाई गई थी। जानकारी के अनुसार पार्टी अहम चुनावों से पहले लगभग 100 दिनों में 100 कार्यक्रम करने की तैयारी कर रही है। इस रणनीति बैठक में मतदान से 100 दिन पहले मतदाताओं से जुड़ने के पार्टी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया गया। इसके साथ ही भाजपा सरकार की ओर से शुरू की गई कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ मतदाताओं तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत योजना भी तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि हर मोर्चे को विधानसभा क्षेत्रवार और कार्यक्रमों और बैठकों को पूरा करने के लिए तय दिनों का समय दिया जाएगा। हर मोर्चे को हर विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाना है। सूत्रों के मुताबिक इस सूची में पन्ना प्रमुख सम्मेलन, मंडलवार 6 क्षेत्रों में सदस्यता अभियान, हर बूथ पर 100 सदस्यों को शामिल किया जाना है। साथ ही उन 81 सीटों पर रैली करना भी शामिल है जिन पर पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा को हार मिली थी। दिल्ली में बुलाई गई बैठक न सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होनी है, बल्कि अपने कैडर और नेताओं को एक एक वोटर तक कैसे पहुंचाना है, इस पर भी विचार होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अगले साल शुरू होने वाले हैं। इसको लेकर सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने प्रचंड जीत हासिल की थी। भाजपा ने 403 सीटों पर से 312 पर जीत दर्ज की थी। पार्टी का वोट शेयरिंग 39.67% था। समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें, बसपा को 19 और कांग्रेस को महज 7 सीटें मिली थी। अदानी पोर्ट ट्रस्ट ने सोमवार को कहा कि उनके टर्मिनल पर अब ईरानी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आने वाले कार्गो शिपमेंट नहीं लिए जाएंगे। यह फैसला 15 अक्टूबर से लागू होगा। अदानी समूह की तरफ से यह कदम गुजरात की मुद्रा पोर्ट से एक कार्गो से ड्रग्स की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद उठाया गया है। अदानी समूह ने अपने फैसले की जानकारी देते हुए कहा, 15 नवंबर से अदानी पोर्ट ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले कार्गो को नहीं लेगा। यह एडवाइजरी अदानी के संचालन और नियंत्रण वाले सभी टर्मिनल्स पर लागू होंगी। इससे पहले 13 सितंबर को अदानी समूह की ओर से संचालित गुजरात के मुद्रा पोर्ट से 2 कंटेनरों में 3000 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। बताया जा रहा है कि यह कंसाइनमेंट अफगानिस्तान से आया था, जहां तालिबान के आने के बाद नशीली पदार्थों की तस्करी बढ़ने का खतरा पैदा हो रहा है। बता दें DRI ने 2 दिन पहले ही मुंबई से 25 किलो हेरोइन पकड़ी थी, जिसकी कीमत 125 करोड़ बताई गई। हेरोइन मुंबई के नवाहा शेप पोर्ट पर एक कंटेनर से बरामद हुई। बताया गया था कि यह कंटेनर ईरान से आया था और इसे मूंगफली के तेल की खेप के बीच छिपाकर लाया जा रहा था। इस मामले में DRI ने नवी मुंबई इलाके से जयेश सांघवी नाम के एक बिजनेसमैन को भी गिरफ्तार किया था। पिछले महीने इसी तरह मुंबई एयरपोर्ट से करीब 5 किलो हेरोइन के साथ 2 महिलाएं गिरफ्तार हुई थी, जिसकी कीमत 25 करोड़ बताई गई थी।